हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग आज के सेशन में पढ़ेंगे ज़मानत, इसके कितने प्रकार हैं, किस तरह से किस सेक्शन में इसको रखा गया है, पूरा अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ज़मानत शब्द इंग्लिश भाषा में बेल कहा जाता है, अर्थात ज़मानत को क्या बोलते हैं, बेल बोला जाता है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के चैप्टर 33 में देखने को मिलती है। किस चैप्टर में देखने को मिलती है? 33 में। जब किसी व्यक्ति से कोई अपराध हो जाता है या फिर किसी रंजिश के चलते उसे किसी झूठे केस में फंसा दिया जाता है, जिसके चलते पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है या गिरफ्तार करने का प्रयास करती है, तो ऐसे में उस व्यक्ति को कानून में जमानत पर जेल से बाहर आने का अधिकार दिया जाता है। कई मामले ऐसे होते हैं जिनमें जमानत मिल जाती है और कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जिनमें जमानत नहीं मिलती है। जब कोई इंसान किसी अपराध के कारण जेल जाता है तो उस शख्स को जेल से छुड़वाने के लिए कोर्ट या पुलिस द्वारा जो आदेश दिया जाता है, उस आदेश को जमानत या फिर बेल कहा जाता है। जब भी किसी व्यक्ति को जेल में रखा जाता है तब उस पर अन्वेषण, जांच, विचारण या अपील की कार्यवाही पेंडिंग रहती है। ऐसी स्थिति में यह तय करना मुश्किल होता है कि वह उस केस में दोष मुक्त होगा या दोष सिद्ध होगा। यदि वह व्यक्ति उस केस में दोष मुक्त हो जाता है और लंबे समय तक उस व्यक्ति को जेल में रखा जाता है तो यह उस व्यक्ति के प्रति अन्याय ही होगा। इस अन्याय से बचने हेतु उस व्यक्ति को दंड प्रक्रिया संहिता के चैप्टर 33 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत जमानत दी जा सकती है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि जमानत कितने प्रकार की होती है। जमानत के अनुसार अपराध दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जमानती अपराध और एक होता है गैर जमानती अपराध। अर्थात कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिनमें जमानत आसानी से मिल जाती है और कुछ ऐसे अपराध होते हैं जो गैर जमानती अपराध होते हैं। अच्छा, तो पहले देखेंगे जमानती अपराध कौन कौन से हैं या कैसे होते हैं। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2 के अनुसार जमानती अपराध का अर्थ किसी ऐसे अपराध से है जो सीआरपीसी की प्रथम अनुसूची में जमानती अपराध के रूप में दिया गया हो। अर्थात सीआरपीसी की प्रथम अनुसूची में किसको दिया गया है, किसके बारे में वर्णन किया गया है? जमानती अपराध के बारे में। और सेकंड देखेंगे, उस समय की स्थिति के अनुसार किसी कानून द्वारा जमानती अपराध बनाया गया हो। या नंबर 3 है गैर जमानती अपराध से भिन्न अन्य कोई अपराध होता है, उसको भी हम जमानती अपराध बोलेंगे। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की प्रथम अनुसूची में जमानती अपराधों का उल्लेख किया गया है। जिन अपराधों को जमानती अपराध बताया गया है उसमें व्यक्ति की जमानत स्वीकार करना पुलिस अधिकारी एवं कोर्ट का कर्तव्य होता है। उदाहरण के लिए जमानती अपराध में मारपीट, धमकी, लापरवाही से गाड़ी चलाना, लापरवाही से मौत, किसी व्यक्ति की स्वेच्छापूर्वक साधारण चोट पहुंचाना, उसे सदोष रूप से अवरोधित करना या परिरोधित करना, मानहानि करना जैसे मामले आते हैं। इस तरह के जमानती अपराधों के मामले में कुछ मामलों में तो थाने से ही जमानत हो जाती है। आरोपी थाने में बेल बांड भरता है और फिर उसे जमानत दी जाती है। जमानती अपराधों में कोर्ट को जमानत देनी ही होती है। अर्थात जो जमानती अपराध होते हैं उनमें एक तरह का राइट होता है कि इस तरह के मामलों में जमानत देना ही पड़ता है। और कुछ मामले जो होते हैं वह होते हैं गैर जमानती। अब गैर जमानती अपराध के बारे में जानेंगे कि जिनमें जमानत नहीं मिलती है या मिलती भी है तो काफ़ी कठिनाई से मिलती है।
गैर जमानती अपराध, गैर जमानती अपराधों में जैसे लूट, डकैती, हत्या, हत्या की कोशिश, गैर इरादतन हत्या, रेप, अपहरण, फिरौती के लिए अपहरण आदि अपराधों को शामिल किया जाता है। गैर जमानती अपराध होने पर मामला मजिस्ट्रेट के सामने जाता है। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि मामले में फांसी या उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है तो वह जमानत नहीं देते हैं। इससे कम सज़ा के प्रावधान वाले मामलों में कोर्ट में मामले की गंभीरता के हिसाब से जमानत दी जा सकती है। सेशन कोर्ट किसी भी मामले में जमानत की अर्जी को स्वीकार कर सकता है यदि मजिस्ट्रेट की कोर्ट में अगर उम्र कैद या फांसी की सज़ा के प्रावधान वाले मामले में जमानत की अर्जी लगाई गई हो, तब भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 के अपवाद का सहारा लिया जाए तो उस आधार पर भी जमानत मिल सकती है। इस प्रकार की याचिका में कोई महिला या शारीरिक या मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति ही लगा सकता है। हालांकि इसमें भी अंतिम निर्णय कोर्ट का ही होता है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि सेशन कोर्ट किसी भी गंभीर मामले में जमानत दे सकता है, लेकिन कोर्ट का निर्णय मामले की संगीनता पर निर्भर करता है। अर्थात मामला अगर संगीन है तो वह जमानत नहीं देता है। भारत में जमानत के प्रकारों के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि कितने प्रकार होते हैं। जमानत जो होती है, बेल जो होती है, उसके कितने प्रकार होते हैं। भारत में आमतौर पर 3 प्रकार की जमानत दी जाती है जो एक व्यक्ति आपराधिक मामले के आधार पर आवेदन कर सकता है। पहली हो गई रेगुलर बेल या नियमित जमानत। रेगुलर बेल एक ऐसी जमानत है जिसे गिरफ्तारी के बाद कोर्ट द्वारा किसी व्यक्ति को दी जाती है। जब कोई भी व्यक्ति संज्ञेय और गैर जमानती अपराध करता है तो पुलिस उसे अपनी हिरासत में ले लेती है। पुलिस कस्टडी की अवधि की समाप्ति के बाद आरोपी को जेल भेजना होता है। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 और 439 के तहत ऐसे आरोपियों को हिरासत से रिहा करने का अधिकार है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि नियमित जमानत मुकदमे में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए हिरासत से अभियुक्त की रिहाई का एक प्रावधान है। अब देखते हैं दूसरे जमानत के प्रकार के बारे में। दूसरी जमानत कौन सी है? इसको कहते हैं इंटरिम बेल या अंतरिम जमानत। अंतरिम जमानत में थोड़े समय के लिए जमानत दी जाती है। नियमित जमानत या अग्रिम जमानत के लिए सुनवाई से पहले एक अभियुक्त को अंतरिम जमानत दी जा सकती है। यदि किसी मामले में एंटीसिपेटरी बेल के लिए आवेदन किया गया है लेकिन पुलिस को मामले की जांच करने की आवश्यकता है और कोर्ट को लगता है कि जांच जल्द ही पूरी नहीं की जा सकती है तो कोर्ट आपको अंतरिम जमानत पर रिहा कर सकती है। इसमें मूल रूप से आपको संरक्षण दिया जाता है और अगले आदेश तक गिरफ्तारी ना करने के लिए अभियोजन पक्ष अर्थात पुलिस को निर्देश भी दिया जाता है। नियमित जमानत में अंतरिम जमानत की भी अनुमति दी जा सकती है, हालांकि इसकी संभावनाएं कम होती हैं। अंतरिम जमानत पाने के लिए आपके पास कुछ ऑप्शन होने चाहिए, जैसे आपके परिवार में किसी की मौत हो गई हो या शादी हो, स्वयं की या परिवार में किसी की भी शादी हो सकती है। जैसे बहुत मजबूत कारण होने पर भी आपको बेल मिलेगी, वो भी इंटरिम बेल। और तीसरी जमानत कौन सी होती है? अग्रिम जमानत। इसको एंटीसिपेटरी बेल भी कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति किसी अपराध में गिरफ्तार होने वाला हो या उसे इस बात का डर हो कि उसे किसी ऐसे केस में फंसाकर जेल में बंद किया जा सकता है जो कि उसने किया ही नहीं है,
तो ऐसे में जेल जाने से बचने के लिए वह कोर्ट से गिरफ्तार होने से पहले ही अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकता है। किस सेक्शन के आधार पर? 438 के आधार पर। जब कोर्ट उस आवेदन को स्वीकृत दे देती है तो कोर्ट के आदेशानुसार पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करती है। कोर्ट द्वारा जमानत का ये आदेश अग्रिम जमानत एंटीसिपेटरी बेल कहलाता है। किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति को जेल से छुड़ाने के लिए गारंटी के तौर पर कोर्ट के समक्ष जो संपत्ति जमा की जाती है या जमा करने की प्रतिज्ञा की जाती है उसे जमानत की राशि या बेल बॉन्ड भी कहा जाता है। जमानत होने के बाद कोर्ट को यह विश्वास हो जाता है कि आरोपी व्यक्ति सुनवाई के लिए बुलाए जाने पर अवश्य आएगा, अन्यथा उसकी जमानत की संपत्ति जब्त कर ली जाएगी और सुनवाई के लिए न आने पर पुलिस द्वारा फिर से पकड़ा जा सकता है। जमानत पर रिहा होने का मतलब है कि आपकी स्वतंत्रता की कुछ सीमाएं हैं, आपको देश छोड़ने से एवं बिना आज्ञा यात्रा करने से बाधित किया जा सकता है और जब भी आवश्यकता हो आपको कोर्ट अथवा पुलिस के समक्ष उपस्थित होना होता है। जमानत पर जेल से बाहर होने का मतलब है कि आप स्वतंत्र तो हैं पर आप कोर्ट द्वारा कई प्रकार की बंदिशों से भी घिरे होते हैं। ये बंदिशें बेल बॉन्ड से अलग होती हैं। उदाहरण के लिए आप रिहा होने के बाद शिकायतकर्ता को परेशान नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार के गवाह या सबूत को प्रभावित नहीं करेंगे। इसके अलावा कोर्ट आप पर देश छोड़कर विदेश जाने के लिए भी बंदिश लगा सकती है तथा आपका उसी शहर में रहना या किसी निश्चित एरिया में रहना तय कर सकती है या आपका किसी निश्चित दिन या फिर हर रोज़ पुलिस स्टेशन में आकर हाजिरी लगवाना भी निश्चित कर सकती है। ऐसा ना करने पर कोर्ट द्वारा आपकी बेल या जमानत को कैंसिल या रद्द भी किया जा सकता है। ज़्यादातर मामलों में ऐसा देखा जाता है कि शिकायतकर्ता कोर्ट में झूठी शिकायत दे देते हैं कि आरोपी बेल या जमानत लेकर उसका दुरुपयोग कर रहा है या कहीं विदेश जाने की तैयारी कर रहा है या गवाहों को और किसी भी प्रकार के सबूतों को धमका रहा है जिससे कि आरोपी की जमानत रद्द हो जाए। तो ऐसे में आपको इन सभी बातों से सतर्क और सावधान भी रहना चाहिए। पुलिस द्वारा चार्ज शीट दाखिल नहीं करना, ये भी एक स्थिति है जिसके आधार पर आपको बेल मिलती है। जिन अपराधों में 10 वर्ष से अधिक की सज़ा होती है उनमें चार्जशीट दाखिल करने का पुलिस के पास 90 दिन का समय होता है। अगर इस समय के अंदर पुलिस चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाती है तो अभियुक्त को बेल पर छोड़ दिया जाता है। अभियुक्त की गिरफ्तारी होने के दिन से यदि आरोपी को 10 वर्ष से कम की सज़ा हो सकती है, इस परिस्थिति में पुलिस द्वारा 60 दिन में चार्जशीट दाखिल करना अनिवार्य होता है। देखिए 10 वर्ष से अधिक है तो 90 दिन के अंदर चार्जशीट अगर पुलिस नहीं दाखिल कर पाती तो अभियुक्त को बेल मिल जाती है। और दूसरा एक होता है यदि आरोपी 10 वर्ष से कम की सज़ा में जेल में है तो 60 दिन के अंदर पुलिस अगर चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाती है तो उसको बेल दे दी जाती है। अगर पुलिस न्यायालय में चार्जशीट समय पर दाखिल नहीं करती तो अभियुक्त को न्यायालय द्वारा बेल जमानत दी जा सकती है, चाहे अपराध गंभीर हो या सामान्य हो। तो इस तरह से हमने देखा कि बेल क्या है, इसमें कैसे हमको कितने प्रकार हैं, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया अच्छे से। इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। ये जो हमारे सेशन स्टार्ट हुए हैं तो यह सभी लॉ की परीक्षाओं के लिए तथा लॉ के जितने भी स्टूडेंट हैं सभी के लिए लाभप्रद हैं। सामान्य लोग भी इसको देख करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं।